हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 6 के जो साइंस का नया बुक आया है जिज्ञासा, उसके पहले चैप्टर को डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, इंट्रोडक्शन का होता है। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को। काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल बुक है ये नया वाला। हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभवों का बहुत आनंद लिया होगा। अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यह केवल तथ्यों से भरी पाठ्य पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा बच्चों में सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करती है। ठीक है, इसमें बच्चे पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे, उसे चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है। समाहित मतलब इसके अंडर में आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पास हो या दूर, या फिर हम किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे हो या सूर्य और तारों की गति समझ रहे हो, अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हो या चर्चा कर रहे हो कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है। ठीक है, ये सभी साइंस में आएंगी। आप जैसे जैसे इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे जो आपकी सोच को चुनौती देगी। ठीक है, मतलब सोचने समझने का तरीका हम लोग का चेंज होगा। बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग पहले से जानते होंगे वो भी बदलेगा, और नहीं जानते होंगे तो उसके बारे में तो ऑब्वियसली हम लोग सीखेंगे ही। आपका ज्ञान बढ़ाने और आपको एक अन्वेषक, अन्वेषक मतलब साइंटिस्ट बनने की दिशा में, अन्वेषक मतलब जो नए नए चीज़ों को खोजे, उनके बारे में सोचे समझे, सहायता करेंगे, जिससे आप छोटी छोटी नई खोजों को अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम अपनी रोमांचकारी यात्रा आरंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। पुस्तक के पृष्ठों के अंक को देखिए, वे एक तितली की खुली खुलकर उड़ती है, सॉरी आगे मैंने स्किप कर दिया। तितली की चंचल उड़ान और कागज़ के हवाई जहाज़ के उड़ाने को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे कागज़ उड़ाया जा रहा है, हवाई जहाज़, और यहाँ पे तितलियाँ भी हैं। ठीक है, तितलियाँ भी हैं। जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है, ठीक है, तितली जिस प्रकार खुलकर उड़ती है और कागज़ का हवाई जहाज़ आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा और बढ़ती है तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। यहाँ पे सिंबल की तरह यूज किया गया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज़ के हवाई जहाज़ जैसी साधारण वस्तु से मिली। ठीक है, सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ, हम लोग हवा में उड़ पाए। ये सबसे पहले कैसे साकार हुआ था? राइट ब्रदर्स नाम करके दो भाई थे, उन्होंने एरोप्लेन बनाया, ऐसा हम लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंताओं द्वारा मतलब इंजीनियरों के द्वारा सरल परीक्षणों एवं प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। अतः आप जैसे ही प्रत्येक पृष्ठ को पलटें, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें। ठीक है, जैसे ही हम लोग पेज बाय पेज पढ़ते जाएंगे, इमेजिनेशन को हम लोग खुला छोड़ देंगे नए नए चीज़ों को सोचने के लिए, जिससे आपको नए विचार मिले, आप नई खोज करें और आकाश को छू लें। ठीक है, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं है, अतः यह एक प्रकार की सोचने की विधि है। ठीक है, विज्ञान क्या है? एक प्रकार की सोचने की विधि है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है और अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो भी अननोन है उसे हम लोग जानेंगे। अब कक्षा 7 में हम पढ़ेंगे और गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। गूढ़ मतलब काफ़ी डीप जो होता है। ठीक है, क्लास 6 में बच्चे नए नए चीज़ों को सीखेंगे, उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे उसका डेप्थ में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, है ना। हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं वे ऐसे ही क्यों हैं। ठीक है, जैसे बिजली जब चमकता है तो धरती पे ही क्यों गिरता है, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। 6th क्लास में बच्चे पूछेंगे बिजली क्यों चमकता है। ठीक है, 7th क्लास में बच्चे जाकर के पूछते हैं कि बिजली जब गिर रहा है तो धरती पे ही क्यों आ रहा है, और प्रकृति में हम जो भी प्रतिरूप देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा। ठीक है, मतलब हमारे आसपास के परिवेश में जो भी चीज़ें हैं उससे भी हम लोग सीख सकते हैं। संभवतः कक्षा से बाहर निकलना होगा और विभिन्न कार्यकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा।
हम आशा करते हैं कि आपको यह अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे, अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को अब जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है कि इससे आपको विज्ञान को एक निरंतर खोज की प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी और उत्तरदायित्व को समझने में भी संभवतः कक्षा से बाहर निकलना होगा और विभिन्न क्रियाकलापों को पता नहीं हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। उत्तरदायित्व कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास में कोई भी चीज़ है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो ज़मीन के अंदर पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, वो हमारे पास रिसोर्स मौजूद है, तो हम लोग उसको इस तरह से यूज करेंगे ना कि वो वेस्ट ना हो, और वही रिस्पॉन्सिबल एक्ट हम लोग का क्या कहलाता है, उत्तरदायित्व कहलाता है। ठीक है। एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाले प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है ना। तो हम लोग जल्दी ही समझ जाएंगे कि कैसे जो इंसान हम लोग विभिन्न तरह से एक्ट करते हैं, काम करते हैं, वो कैसे हमारे पर्यावरण को और नेचर को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसको चेंजेस लाता है उसमें। हमें आशा है कि आप यह भी सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके एक उपयुक्त संसार बनाने में भूमिका निभाता है, और विज्ञान से ही क्या होता है, हमारे आसपास का परिवेश सुगम होता है ना। आइए अब पुनः पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तथा भू विज्ञान तक के विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विषय को पढ़ेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये भिन्न भिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था कि ये परस्पर जुड़े हुए हैं। हर एक टॉपिक जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ आता है। किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्रायः अन्य क्षेत्रों में भी खोज को प्रोत्साहित करते हैं, कम से कम एक दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष की इस पाठ्य पुस्तक की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के गुणधर्म देखने से प्रारंभ करेंगे। हमारे आसपास जो भी मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी कैसा है, हम लोग इससे शुरुआत करेंगे। हम अधिकांश उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिनका हम अनुभव करते हैं तो हैं, परंतु शायद ही उन पर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब उससे प्रश्न पूछेंगे, कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। जब हम अपने विद्यालय के गणवेश मतलब वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो वो उसके साथ क्या होता है, लाल हो जाता है ना। खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरियों, तारों और बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए कुछ पदार्थों और अन्य प्रकार के गुण धर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये भी हम लोग सीखेंगे। इससे हमें पदार्थों के उनके गुण धर्म के आधार पर वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी, है ना। इसको हम लोग चालक अचालक कहेंगे। धातु और अधातु के संसार में प्रवेश करेंगे, जानेंगे धातु कैसे होते हैं, धातु कैसे होते हैं। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाएगी और पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकती है। आगे हम यह जानने का प्रयत्न करें कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं, है ना। फिर आगे देखेंगे, हम देखते हैं कि बैक्टीरिया समाप्त हो जाती हैं, बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, फल पक जाते हैं, चट्टान टूटकर पत्थरों में परिवर्तित हो जाते हैं आदि। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन है। ठीक है। ये सभी परिवर्तन जो भी होंगे हम लोग इसको देखेंगे, है ना। फिजिकल मतलब भौतिक या रासायनिक। इसमें से कुछ परिवर्तन या तो पदार्थों को गर्म करने पर होते हैं या फिर गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार प्रवाहित होती है, मतलब एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह पर कैसे जाती है। खाना बनाते समय मम्मी या फिर किचन में जब आप भी बनाए होंगे तो कढ़ाई में जब आप छोलनी को छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो उसके डंटी में भी क्या होता है, हीट चला आता है। लेकिन हम लोग जो ऊष्मा है, ऊर्जा जो है, आग जलाते हैं वो किस में होता है, कढ़ाई के तल पर होता है। लेकिन हम लोग को ऊपर में भी वो छोलनी गर्म हो जाता है, तो वो किसी न किसी तरह से हीट क्या हुआ है, कढ़ाई से छोलनी में ट्रांसफ़र हुआ है। चाहे वो गिलास में रखे पानी, एक बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना हो या फिर किसी ग्लेशियर का पिघलना। जल सर्वत्र व्याप्त है, जल हमेशा हर जगह मौजूद होता है और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण समुद्र से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और भूमि में रिसता है। इस तरह से भूमि के अंदर जल की उपलब्धता बनी रहती है ना, ये प्रक्रिया था। उसके बाद ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वस्तुएं होती हैं जिसको हम लोग कुछ को तो देख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनको नहीं देख पाते। जैसे सूक्ष्म जीव हैं, तो हम लोग सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन
वो मौजूद रहते हैं। जिस तरह से पानी का मॉलिक्यूल है, पानी जो होता है हम लोग का हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, H2O को पानी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो मौजूद होते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। शरीर के अंदर जो भी अंग होते हैं वो बढ़ते हैं, हाथ पैर बड़े होते हैं। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युवावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जीवन के लिए मनुष्य ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को अगर सही से ग्रोथ करवाना है तो भोजन और श्वसन का जरूरत होता है। भोजन शरीर के अंदर जाता है और श्वसन से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करता है, भोजन को जला करके उससे ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं, ठीक है। इसमें दिल मदद करता है और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं। परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों में वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? पौधों में भी भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं एक प्रक्रिया से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सूर्य के उष्मा में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं वो। क्या वे भी सांस लेते हैं? बात तो सही है, सांस लेते हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है, हमारे इस ग्रह ने इसे सुंदर और सावधानीपूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है और यह कैसे बीतता है यह भी। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात में सोने की तैयारी करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं, है ना। बहुत तरह के कार्य होते हैं, जो कुछ होते हैं बहुत तेज़ी से होते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे होते हैं। जैसे जंग लगना बहुत धीमा प्रोसेस है, उसी तरह से पटाखा का फूटना क्या है, बहुत तीव्र प्रोसेस है। विद्युत से चलने वाली घड़ियाँ और डिजिटल घड़ियाँ के युग से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति से समय बताते थे। प्रकाश और परछाई केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए उपयोग नहीं होती थी, बल्कि प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है ना। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग धरती पे देख पाते हैं तो किसके वजह से? प्रकाश की वजह से। दिन में हम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं होता क्योंकि सन रहता है, लेकिन जैसे ही सन सेट हो जाता है, धरती के दूसरे दिशा में चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को आर्टिफिशियल लाइट का जरूरत पड़ता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियाँ विकसित कर ली हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, इस तरह से, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं और अन्य महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है, जिसे हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयाँ केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश पूरा एक वैश्विक स्तर पे, मतलब ब्रह्मांड में भी क्या है, छाया और दिन वाला रात वाला प्रोसेस होता है। ये देखिए चंद्र ग्रहण यहाँ पे हो रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा की परछाइयाँ भी बनती है, जैसे ग्रहण जैसी रोचक घटनाएं होती है ना। हम लोग सीखे हैं कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, या फिर मून और अर्थ के बीच में मून सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है। इस तरह से 2 तरह के ग्रहण होते हैं। ऐसे ही मून का फेजेस आपको दिखता होगा ना, कभी फुल मून है, कभी क्रिसेंट है, कभी अलग अलग शेप में मून दिखता है ना। इन सभी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है। पृथ्वी जो होती है 2 तरह से घूमती है, एक तो आपका रोटेशन होता है, घूर्णन, और एक होता है रेवोल्यूशन, परिभ्रमण। चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर के दोनों क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा, है ना। मैं अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी मजाक में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या पढ़ते समय आपको चक्कर आता है या सिर में दर्द होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये सब इतना सारा चीज़ एक ही बार में जब सोचने के लिए कहा जा रहा है तो इससे क्या होता है, सिर चकराने लगता है, हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं, है ना। ये काफ़ी सोचने में एक्साइटमेंट नहीं लगता है कि जो भी हमारे आसपास में घटना है वो हमें क्या कर सकता है, एक्साइटेड कर सकता है, अचंभित कर सकता है। इसके बाद के अध्याय में हम सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़र लाइट को पानी से पार कराया गया है, जिससे हम लोग को पता चला है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। और उन विषयों पर गहनता से विचार करेंगे जिन्हें हम सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आगे चल कर के उसका आपका बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाला है ना। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। सिर्फ एग्ज़ाम में लिख करके नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ें। पढ़ाई हमेशा, जैसा कि मैं बोलता हूँ, आपके बौद्धिक विकास के लिए है, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ना कि एग्ज़ाम में सिर्फ नंबर लाने के लिए। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करता है। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होती है, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकती है ना। जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जो आंसर मिलेगा, उस आंसर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन को अराइज किया जा सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, आनंददायक अन्वेषण। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्रायः प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते हैं, अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, आपका मेंटल कैपेसिटी बढ़े, तो आपको प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए। आपका कार्य ऐसे प्रश्नों का अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक एवं रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, अतः आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि आपका उत्तर था, इसे ठीक आधा कर दो। यह किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर हो सकता है? इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे कैसे सुनिश्चित करें कि हम तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो, या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकता, अथवा मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती। ये सभी परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर है, बस थोड़ा दूध डालें। प्रश्न, क्योंकि बिलिया के दांत टेढ़े थे। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है और इससे रिलेटेड आप अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। हर एक बच्चा का माइंड अलग तरह से काम करता है, तो वो अलग ही उत्तर बताएंगे। ठीक है, कृपया अधिक रोचक प्रश्न पूछें किंतु पूर्वानुमानित प्रश्न न पूछें। ठीक है, जैसे कि 32 + 10 कितना होगा, ये पूर्वानुमानित है, अथवा जीवन, ब्रह्मांड इत्यादि का क्या मर्म है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। तो क्लास 6 और 7 का हो गया है, 8 का भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में, परिवार के सदस्यों के बीच में और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें ज़रूर शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।